और अयोध्या में नई उड़ानों को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई और सीएम योगी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। उन सबको आज हमें इन सेवाओं के माध्यम से देखने को भी मिल रहा है। मुझे देख करके प्रसन्नता है कि इंडिगो एयरलाइंस तेजी के साथ न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर अपनी वायु सेवा का विस्तार करने में सफल हुई है और उत्तर प्रदेश के 8 नगरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और आगरा, बरेली तथा अयोध्या में आज इंडिगो अपनी हवाई यात्राएं सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। मेरे सामने जो मुझे अवगत कराया गया कि 2009 में प्रारंभ हुई लखनऊ एयरपोर्ट से जो पहली उड़ान थी, आज वह 13 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थल के लिए और 84 उड़ानें इनके माध्यम से प्रतिदिन इंडिगो के द्वारा अकेले यहां से उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे ही वाराणसी में 2014 से 6 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 34 उड़ानें प्रतिदिन इंडिगो के द्वारा उपलब्ध है। गोरखपुर एयरपोर्ट से 2018 से प्रारंभ हुई वर्तमान में 4 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 6 उड़ानें उपलब्ध कराई जा रही हैं और प्रयागराज से 2018 में प्रारंभ हुई 10 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्यों स्थलों के लिए 11 उड़ानें प्रतिदिन उपलब्ध हैं। आगरा में 6 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 6 उड़ानें प्रतिदिन, कानपुर में 3 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन, बरेली में 3 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन और अयोध्या में 3 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन उपलब्ध करवाने की जो ये कार्रवाई है वह अयोध्या आने के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए यह एक नया माध्यम बना है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8-10 वर्षों के अंदर पैसेंजर की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। अगर हम इन सबको देखते हैं 2016-17 में लखनऊ के लिए कुल 39,68,000 पैसेंजर प्रतिदिन वायु सेवा का उपयोग करते थे। आज यह संख्या बढ़कर के 52,20,000 से अधिक हुई है। वाराणसी में 19,16,000 से बढ़कर के 25,21,000 हुई है। गोरखपुर में 54,000 से बढ़कर के 7,18,000 और प्रयागराज में 45,000 से बढ़कर के 5,71,000 यह पैसेंजर यह प्रतिवर्ष आज इसमें बढ़ोतरी हम लोग इस रूप में देख सकते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अहमदाबाद अयोध्या या अयोध्या अहमदाबाद के बीच में जो ये सेवा प्रारंभ हो रही है तो अहमदाबाद और गुजरात से जुड़े हुए श्रद्धालुजनों को अयोध्या आने में, इस सेवा का उपयोग करने में और आसानी से अयोध्या तक पहुंच बनाने में उन्हें मदद मिलेगी। या अयोध्या से अहमदाबाद या सूरत या सोमनाथ या द्वारिका धाम या अन्य पवित्र स्थलों की यात्रा करने के लिए जो भी श्रद्धालु जाने का इच्छुक होगा, या आसानी से वायु सेवा उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पाएगी। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यह एक कल्पना थी। राज्य सरकार की वहां पे एक छोटी सी एयर स्ट्रिप थी
जो मात्र 167 एकड़ में संचालित होती थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब रुचि ली, राज्य सरकार ने 821 एकड़ लैंड एक समय सीमा में एयरपोर्ट अथॉरिटी को उपलब्ध कराया। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि उन्होंने रुचि लेकर के अयोध्या के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को एक समय सीमा के अंदर पूरा भी कराया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित भी करवाया। और आज अयोध्या हर व्यक्ति आने का इच्छुक दिखाई देता है। स्वाभाविक रूप से वायु सेवा उसके लिए सबसे आसान माध्यम हो सकता है। अयोध्या देश का धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से सबसे बेहतरीन स्थलों के रूप में विकसित हो चुका है। सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और वायु मार्ग से, ये तीनों प्रकार की बेहतरीन कनेक्टिविटी आज अयोध्या के लिए उपलब्ध हो चुकी है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर देश से आने के जितने भी प्रमुख अतिथिगण हैं, मेरा अनुमान है कि 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे और ये अयोध्या के आने वाले पोटेंशियल को भी हम सबको एक राह दिखाएगा। इस अयोध्या को लोगों ने पहले पहचानने का प्रयास क्यों नहीं किया, इस आस्था का पहले सम्मान क्यों नहीं हो पाया। और ये केवल आस्था ही नहीं बल्कि आस्था के सम्मान के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति देने में सहायक होगा। लाखों नौजवानों के जीवन को भी एक नई गति देने में अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहायक होगा। इन सभी कार्यक्रमों में रुचि लेने के लिए और सहयोग करने के लिए मैं नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अयोध्या के अपने लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि 821 एकड़ लैंड एक समय सीमा के अंदर अधिग्रहण करने में स्थानीय जनता के साथ इन लोगों ने बेहतरीन संवाद बनाया और उस संवाद के माध्यम से इसे अधिग्रहण करने में अपना योगदान दिया। और आज हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई उड़ानें प्रतिदिन अयोध्या के लिए जोड़ते जा रहे हैं। और 22 जनवरी का कार्यक्रम और 22 जनवरी से होने वाले इस उत्सव के साथ हम पूरे देश को और दुनिया को अयोध्या के साथ जोड़ने में सहायक होंगे। एक बार फिर से इंडिगो को अयोध्या अहमदाबाद के बीच इस नई वायु सेवा प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद। भारत सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए 22 जनवरी के कार्यक्रम को हम सकुशल एक नए दिव्य और नव्य अयोध्या के रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो पाएंगे, इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और राज्य सरकार के द्वारा हर प्रकार के सहयोग के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। तैनात को आपने सुना है, हर दिन नई नई उड़ानें जुड़ेंगी। 22 जनवरी तक करीब 100 फ्लाइट उड़ेगी और आज हर कोई अयोध्या आना चाहता है। और देखिए हरी झंडी दिखाई जा रही है। अयोध्या देश का आध्यात्मिक केंद्र है और यातायात की भरपूर कनेक्टिविटी यहाँ पर है। तो अयोध्या अहमदाबाद के बीच फ्लाइट जो है वो शुरू की गई है और ये हरी झंडी भी दिखाई जा रही है। तो राम भक्तों को एक और बड़ी सौगात दी गई है, यानी कि जितनी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त हैं, राम भक्त हैं, वो
अयोध्या पहुंचेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद बड़ी संख्या में जो राम भक्त हैं वो भी अयोध्या नगरी पहुंचेंगे, राम की नगरी पहुंचेंगे, जहां पर वो प्रभु श्री राम के एक झलक पा सके, उनका दर्शन कर सके, उनका आशीर्वाद ले सके। तो दो तस्वीर आप देख रहे हैं, अयोध्या अहमदाबाद के बीच जो फ्लाइट है वो शुरू कर दी गई है। रामनगरी की हवाई सेवा का विस्तार हुआ है यहाँ पर और बताया जा रहा है धीरे धीरे करके 100 फ्लाइटें जो है वो यहाँ से अयोध्या से उड़ेंगी। और अब बात उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। चीला रेंज में सोमवार को हुई सड़क दुर्घटना के लापता चल रही महिला अधिकारी आलोकी का शव बरामद हो गया है। सर्चिंग के दौरान एसडीआरएफ टीम को चीला पावर हाउस के निकट नहर से आलोकी का शव बरामद हुआ है। सोमवार को हुई दुर्घटना में 2 रेंज अधिकारियों समेत 4 वनकर्मी की मौत हो गई है, जबकि महिला अधिकारी आलोकी दुर्घटना में लापता हो गई थी, जिनकी तलाश में एसडीआरएफ द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। एसडीआरएफ को आज सुबह सर्च ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। तो लापता फॉरेस्ट अधिकारी का शव बरामद कर लिया गया है। चीला में 2 दिन पहले हुए हादसे का ये मामला है और लापता महिला फॉरेस्ट अधिकारी का शव बरामद कर लिया गया है। और बताया जा रहा है कि सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान ये शव मिला है, जिसको कब्जे में ले लिया गया और हादसे के बाद नहर में आपको बता दी ये आलोकी जो है वो गिरी थी और उसके बाद लगातार सर्च अभियान भी चलाया गया, जिसके बाद आज शव जो है वो बरामद कर लिया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र की चीला बैराज पर सड़क हादसे में घायल और जान गंवाने वाले वन अधिकारियों का हादसे से ठीक पहले का वीडियो सामने आया है। कैसे ये हादसा हुआ और कैसे ये हादसा हुआ उसकी वीडियो भी सामने आया है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। हादसे के वक्त गाड़ी का टायर फट जाता है और गाड़ी बेकाबू हो जाती है और रोड के किनारे पेड़ों से टकरा जाती है और इस दौरान बड़ा हादसा हो जाता है और ये वीडियो गाड़ी के डैश कैम से बना हुआ है। वहीं हादसे से पहले का एक दूसरा भी वीडियो सामने आया, जिसमें इंटरसेप्टर वाहन गाड़ी में सवार सभी अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए दिखाई देते हैं। हंसी खुशी के साथ सभी वन अधिकारी इंटरसेप्टर गाड़ी का आनंद ले रहे हैं। ड्राइवर के बगल में एक वन कर्मचारी बैठा हुआ दिखाई दिया और जबकि बीच वाली सीट पर 3 वन अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं, जिनमें से कोने कोने पर बैठा हुआ एक कर्मचारी मोबाइल के फ्रंट कैमरे से सभी की वीडियो बना रहा है। पीछे वाली सीट पर एक महिला सहित 2 वन अधिकारी बैठे हुए हैं और 3 वन कर्मचारी गाड़ी में पीछे खड़े हुए नजर आए हैं। सोमवार को यह हादसा हुआ था जब एक इलेक्ट्रिक का गाड़ी का ट्रायल रन चल रहा था और इसी दौरान गाड़ी का टायर फट जाता और बेकाबू होकर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी। इसमें कुल 5 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए थे। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बात करें तो नजूल नीति का विस्तार का प्रस्ताव भी आ सकता है। इसके साथ ही लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के विस्थापितों का मुआवजा बढ़ाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। वहीं पर टिहरी बांध विस्थापितों का पानी का बिल माफ करने सहित कई और प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकते हैं। कैबिनेट मीटिंग सचिवालय में 3 बजे से ये मीटिंग शुरू होगी। और सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइएगा इस बैठक को लेकर क्या अभी अपडेट है? देखिए चांदनी, 3 बजे से बैठक सचिवालय में शुरू होगी। इस बैठक में करीब 1.5 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आने की उम्मीद है और खासकर जिस तरह से अभी आपने बताया कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, ये परियोजना करीब निर्माणाधीन है। 6 राज्यों को ये लाभान्वित करेगी, जिसमें हिमाचल, यूपी, हरियाणा और राजस्थान है, उत्तराखंड के समेत। उत्तराखंड के करीब 2 से 2.5 गांव बड़ी संख्या में जो फैमिली यहाँ पर रहती हैं वो इसकी जद में है। तो जो अभी तक विस्थापन नीति के तहत जो उनको कंपनसेट किया जा रहा था, ग्रामीण लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो मुआवजा है वो बहुत पुरानी दरों पर उनको दिया जा रहा है, इस मुआवजे को बढ़ाया जाना चाहिए। तो आज कैबिनेट में इस संबंध में प्रस्ताव आ सकता है कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के जो विस्थापित हैं उनको जो कंपनसेशन दिया जाना है वो बढ़ी हुई दरों पर दिया जाए। इसके अलावा टिहरी बांध परियोजना से जो लोग विस्थापित थे उनको बहुत पहले कैबिनेट में एक प्रस्ताव आया था। कैबिनेट के जरिए इनका जो बिजली का जो पानी का बिल था
वो माफ कर दिया गया था। यानी कि लोग निःशुल्क पेयजल का उपभोग अभी तक कर रहे थे, लेकिन इसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इस बीच जल संस्थान ने संबंधित परिवारों को नोटिस भी सर्व कर दिए हैं कि वो जो जल कर होता है उसका भुगतान करें। आज एक बार फिर से कैबिनेट में ये प्रस्ताव आ सकता है कि टिहरी बांध जो विस्थापित हैं उनका जो पेयजल शुल्क है उसको अगले कुछ सालों के लिए फिर से माफ कर दिया जाए। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने वाला है वो एकल महिलाओं के लिए है कि सरकार चाहती है कि जो एकल महिलाएं हैं, जिसमें विधवा, परित्यक्ता या फिर अनमैरिड जो महिला हैं, अगर वो अपना स्वरोजगार करना चाह रही हैं, आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, इसके लिए सरकार एक प्रस्ताव ला रही है कि ऐसी महिलाओं को सरकार 75% सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराने जा रही है। तो प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट में आ सकता है। इस तरह से करीब 1.5 दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज की कैबिनेट में लाए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अल्मोड़ा में हाईवे अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर से लोक निर्माण विभाग एक्टिव हो गया है। विभाग ने पिछले कुछ महीनों में लोक निर्माण की भूमि पर 623 लोगों का कब्जा मारा है, जिसमें से 228 अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया और जल्दी नहीं हटाने पर जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जा रही है। किशन जोशी हमारे सहयोगी जुड़ गए। किशन, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? अवैध कब्जों पर किस तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है? मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि सड़क के किनारे किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाए। इसके लिए हाईकोर्ट ने भी पहले पीडब्ल्यूडी से पूछा था कि जो सड़क के किनारे आपका अतिक्रमण हुआ है उसमें आपने क्या कार्रवाई की है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी एक्टिव हो गया था। 623 लोगों को अतिक्रमणकारी माना है अल्मोड़ा जिले में, जिसमें से पीडब्ल्यूडी जो हाईकोर्ट को रिपोर्ट की उसमें यह बताया कि 395 लोगों ने खुद अतिक्रमण हटा दिया या हमने जो है अतिक्रमण हटाकर उन्हें जो है वहां से जो है अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। लेकिन अभी भी पीडब्ल्यूडी ने माना कि अल्मोड़ा जिले में 228 लोगों ने पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अतिक्रमण कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।